अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे आप? एंड अ वेरी मेसी मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। नाम बता दें अपना। अच्छा, मैं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है और आपकी सुबह बिल्कुल हमारी तरह भाग भाग के नहीं हुई है। समटाइम्स इट हैपेंस, जब आपने कहीं पहुंचना होता है आप लेट हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली मंडे होता हो और ये मंडे को ज्यादा होता है मुझे लगता है। आप लेट हो जाए तो फिर यही वाली हालत होती है जिस वक्त हमारी हो रही है। यू नो, कोई चीज प्रॉपर नहीं होती, बट स्टिल वी आर हियर, वी आर ऑन एयर विद यू। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि 9 बजे और हम ना आए और आपके दिन का आगाज अपने साथ ना करें, उम्मीद के साथ कि आपका दिन खूबसूरत है। मेरा कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा और की सबसे बड़ी वजह ये थी, कल हैड अ वेरी बैड न्यूज लता मंगेशकर साहिबा के हवाले से। मतलब मेरा पूरा दिन बहुत ही डाउन था और शायद किसी सेलिब्रिटी, किसी बड़े मतलब स्टार, सेलिब्रिटी, लेजेंड, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए छोटे अल्फाज हैं। इट्स बीन सच अ बैड डे और कल मैं बहुत ही डाउन रहा। लेकिन उसके साथ साथ हम उनकी भी बात करेंगे और अगर मजबूरी तौर पे हम बात करें बरी-सग़ीर की और बरी-सग़ीर पाक-व-हिंद की, तो लता मंगेशकर से बड़ा नाम कोई पैदा नहीं हुआ और लगता है कि अब इसके बाद पैदा होगा भी नहीं। कल भी हमने सारा दिन देखा, हमारे चैनल्स ने भी, पूरी दुनिया के मीडिया ने इनफैक्ट उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया और 75 साल पे मुहित उनका करियर है। 75 ईयर्स 36,000 सॉन्ग्स उन्होंने गाए। 36,000 सॉन्ग्स उन्होंने गाए और कल उनको अलविदा करने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म भी आए और कोई बड़ा स्टार शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नहीं। हमने उनको ऑब्वियसली अपने तौर पे ज़रूर खिराज तहसीन पेश किया और खिराज तहसीन पेश करना है, बट शी वॉज द ग्रेटेस्ट एवर, आई मस्ट से, और देयर वुड नेवर बी अनदर लता मंगेशकर अगैन। मेरा सलाम है उनको और मे हर सोल रेस्ट इन पीस। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कराची किंग्स की। उनकी भी थोड़ी सी जो गेम है वो रेस्ट इन पीस हो रही है, बल्कि काफ़ी हद तक हो चुकी है। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के हवाले से ओवरऑल बात करें, जब बाबर आजम ने कैप्टनसी संभाली थी तो सारे कराचीइट्स क्या पूरे पाकिस्तान को, जो इस लीग के फैन हैं, उनको लग रहा था कि चूंकि अब नेशनल टीम के जो कैप्टन हैं इंटरनेशनल टीम के, वही अब कराची किंग्स की कैप्टनसी को सर अंजाम देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। जिस तरह से उन्होंने फेंटी खाई है पिछले मैचेस में, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। कराचीइट्स बहुत ज़्यादा दुखी थी। कल मैं स्टेडियम में भी देख रहे थे, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे लोग जो कराची किंग्स के फैंस थे वो स्टेडियम में यार वो बड़े दुखी नजर आ रहे थे। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ की जो स्पोर्ट्स पेज की हेडलाइन है उसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो इमरान आपको पढ़ के बताएं। जनाब, नो अमोज बॉलर्स ने यूनाइटेड के हिटर्स की पावर सल्ब कर ली, ये हेडलाइन है हमारे आज के स्पोर्ट्स पेज की। और आखिरी ओवर में आसिफ और आजम दरकार 12 की जगह सिर्फ 3 रन बना सके। कलंदर्स 8 रन से फतेहाब हुए और मजमूई तौर पर इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं इस कल वाले मैच की, इनफैक्ट तो कल वाले मैच की हम बात करें, लेकिन हम इस मैच में कराची किंग्स की जब बात करें तो कराची किंग्स हैज़ बीन वेरी बैड। मतलब मजमूई तौर पर उनकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, 5 मैचेस की परफॉर्मेंस रही है, पांचों की पांचों टीमों से उनको शिकस्त हुई है। और कल जो बाबर आजम के चेहरे पे मायूसी थी वो हमें बता रही थी कि बाबर आजम कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी टीम को लेकर जा नहीं पा रहे हैं। सो चाहे जो भी हो, टीम चाहे कोई भी हो, कराची किंग्स नहीं जीत पा रहे। दैट्स द स्टोरी। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लाहौर में जो मैचेस होंगे, अभी क्या सिचुएशन होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल कराची किंग्स और कराची के जो किंग्स के फैंस हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड, लेकिन कोई बात नहीं है, खैर है, हम किसी और टीम को सपोर्ट कर लें। नहीं, हम तो इस्लामाबाद को कर ही रहे हैं। खैर, हेडलाइंस देखते हैं आज के प्रोग्राम का लाइनअप क्या है। आई होप कि आप हमारे साथ अच्छे से साथ गुजारेंगे। तो देखते हैं आज की हेडलाइंस। 4 रोजा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी से पहले आखिरी लम्हों में वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत। दौरा चीन गुमान से भी कहीं ज्यादा कामयाब। वफाकी वुज़रा के पाकिस्तान में 21 शोबों में अरबों डॉलर्स की चीनी सरमायाकारी आने के ऐलानात। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद की तैयारी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक आज होगी। PDM का इजलास भी जल्द बुलाने का फैसला। ऑपोजिशन की सरगर्मियों पर हुकूमती कैंपों से शदीद लफ्जी बमबारी। फवाद चौधरी की बिलावल को लॉन्ग मार्च के लिए ऊंट और घोड़े देने की बड़ी पेशकश। दुश्मन का अफगानिस्तान से छुपकर वार। पाक अफगान बॉर्डर पर जिला कुरब में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। 5 जवान वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सख्त जानी नुकसान। 3 नस्लों तक दिलों पर राज करने वाली बुलबुले हिंद लता मंगेशकर 52 बरस की उम्र में चल बसी।
पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट एम्पायर हुमैरा फराह होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लाइनअप आपने जाना सिब्स में है और बहुत कुछ है। पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे बात होगी आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर, ओपोजिशन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एक बार फिर मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं। कई माह की मुसलसल लड़ाई के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां कम और क्या कहना चाहिए, फासले मिटने लगे हैं। फासले मिटने लगे और ये कोशिश की जा रही है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये होनी चाहिए कि दिल मिल गए हैं। नून लीग और पीपीपी के दिल मिल गए। शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कहा था 2 दिन पहले। जैसा कि आप सब ने देखा कि सियासी जोड़ तोड़ के माहिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे लिए तो अचानक ही था, लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, जो मुख्तलिफ सियासी मामला थे, मुआशी सूरत हाल थी, इस पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जारहाना बयानियाँ रखने वाली लीगी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। ये भी एक अचंभे की बात सम हाउ है। बहरहाल मुलाकात में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली लाने पर भी गौर किया गया। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया, ओब्वियसली उनको आगाह किया इस मुलाकात की तफसील के बारे में। और नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आज मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका इजलास भी बुलाया गया है, जबकि पीडीएम का इजलास भी जल्द बुलाने का फैसला किया गया। इट मीन्स के पीडीएम स्टिल एग्जिस्ट्स। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम जो हम कहते थे इट स्टिल एग्जिस्ट। इत्तलात ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान जल्द पंजाब का दौरा भी करने वाले हैं और हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग समेत अहम मुलाकातें करेंगे। ऑपोजिशन की इस एक्टिवनेस पर ऑपोजिशन का जो है सख्त रद्दअमल आ रहा है। वफाकी वज़रा बहुत पुरएतमाद हैं और धुआंधार बयानात भी दे रहे हैं। और साथ साथ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत की मुलाकात को ड्रामा करार दे दिया और कहा कि अगर सारे चोर इकट्ठे भी हो जाए तो इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अंधे ख्वाब देखने वाली ऑपोजिशन अपनी मौत आप मनने जा रही है। लॉन्ग मार्च में इकट्ठे आएँ या अलग अलग आएँ, हुकूमत को कोई खौफ कोई डर नहीं है और इस हवाले से वो बहुत पुरएतमाद थे। हम इसी हवाले से आज बात करेंगे। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तजिया के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और शेख रशीद साहब ने तो वैसे ये भी कहा था कि नून लीग का नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स गिर चुकी हैं। खैर इम्तियाज़ गुल साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग। आपके इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड है, दैट्स व्हाट आई नो। उम्मीद है कि सुबह आपकी अच्छी हुई है। पॉलिटिकल मॉर्निंग के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। वंस अगेन अनदर डेवलपमेंट, अनदर मुलाकात, और मुलाकात के बाद फिर वही बात कि हम नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को। कैसे देख रहे हैं सर? चलिए, अच्छा हुआ कम से कम इनकी मुलाकात तो हो गई। वो खुद चल के आगे घसीट के लाए नहीं गए। हम एक्चुअली अब आदी हो गए हैं। हर सुबह उठते हैं तो एक अखबारों में या टिकर्स चल रहे होते हैं टीवी पे कि आज फलां मुलाकात होगी, कभी अदम एतमाद, कभी लॉन्ग मार्च। सो आई थिंक इन्होंने अच्छा शुगल मेला लगाया हुआ है। एक सियासी एंटरटेनमेंट है आवाम के लिए, उन आवाम जो बेचारे इनके रहमो करम पे हैं। वोट आवाम के हैं लेकिन इवेंचुअली वही उन सियासतदानों के रहमो करम पे आ जाते हैं। बाकी जब तक मेरे ख्याल नए इलेक्शन नहीं होते तो ये खेल तो ऐसी जारी रहेगा। वो आप दिलों की बात कर रहे थे कि उनके दिल मिल गए हैं। मैं समझता हूँ इनके दिल कभी नहीं मिलेंगे। दिलों में इतनी गहरी कुदूरतें हैं एक दूसरे के बारे में। और वो तो आपने भी देखा होगा, जब भी तरह से कोई लग़्ज़िश होती है किसी एक रहनुमा से, कोई एक डिफरेंट मुख्तलिफ कदम उठाती है कोई एक पार्टी, तो उनके जितने भी हरकारें हैं, सेकंड टियर लीडरशिप है, वो सारी तमाम पुरानी बातें लेके सामने आ जाती। और ये चाहे मतलब जिसका भी नाम ले लें, सब ने अब इसमें अपनी अपनी बारियां लगाई हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन तराजी में, इल्जामात में। तो ये मेरे ख्याल ऐसे ही चलता रहेगा। सियासी अगर मैदान खुला है तो उसमें
तोड़ तोड़ बातचीत, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं इम्तियाज साहब, हम तो घबराना बंद कर दिया अब हमने। लेकिन साथ साथ दूसरी जानिब कल की स्टेटमेंट की जो हमने मुलाकात देखी, उसमें मरियम नवाज की जो मौजूदगी थी वो भी एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि जिस तरह से उनका बयानिया रहा है और बहुत वो एग्रेसिव सियासत करती रही हैं, तो उनके हवाले से उनकी प्रेजेंस और ये जो दोबारा से एक जोड़ तोड़ का मामला जिसको आप कह रहे थे कि सियासत में चलती रहती है, तो इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं उनकी मौजूदगी को? वो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इस हवाले से शायद खाकान अब्बासी और उनके साथ कुछ और दूसरे लोग हैं, उनका क्या रद्द अमल होगा कि मरियम सफदर भी थी इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के हमरा जो आसिफ जरदारी के साथ हुई, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कई ऐसे रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के अंदर और PMLN के अंदर जो एक दूसरे पे बिल्कुल कतन एतमाद नहीं करते, एक दूसरे के साथ किसी भी इस नौयत के राब्तों के वो मुखालिफ हैं, और उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, एक तारीख है कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह ये नबर्द आजमा रहे हैं। तो अब देखिए मुलाकात हो गई है, उसमें ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से इशारा किया हो मरियम सफदर साहिबा को कि ठीक है आप भी इस मीटिंग में चले जाएं। हो सकता है रफ्ता रफ्ता जो वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट आई है और उसके बाद एक मजाक बना है तमाम इस रिपोर्ट का, जिसमें सिर्फ डॉक्टर ने मेरा ख्याल ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान के लिए कोई फ्लाइट ना लें, बाकी सारा कुछ उन्होंने अलाउ कर दिया है, क्योंकि वो सारा लुबे लुबाब अमलन उसका आप तजिया करें तो यही होता है कि बस पाकिस्तान जाना आपके लिए खतरनाक है, बाकी जहाँ मर्जी चले। जी, स्ट्रेस पाकिस्तान में ही है ना गुल साहब? वो उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी बेटी को कह दिया होगा कि ठीक है आप भी आप शामिल हो जाएं, ताकि जो इस वक्त 2 बयान चल रहे थे PMLN के, उसमें कुछ तब्दीली आए, कहीं एक दरमियानी रास्ते पे जाके चल पड़े ये बयानिया। और वो उसी सूरत में हो सकता है, शुरू से हम ये कह भी रहे थे कि जब तक शहबाज शरीफ और मरियम सफदर यकसू होके बात नहीं करेंगे उस वक्त तक इनकी पार्टी यूं ही बटी रहेगी, क्योंकि पार्टी के जो और सेकंड टियर लीडरशिप वो भी नवाज और शहबाज कैंपों में। तो देखिए कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, मरियम सफदर और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ कब तक इकट्ठे इस तरह चलते हैं, कब तक रहते हैं। अच्छा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हम अगर तारीख के तनाजुर में देखें कि ये इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है। मतलब कुछ जमातों का इत्तेहाद फितरी हो सकता है जिनके नज़रियात एक जैसे हैं, जमातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का हमने देखा कि ये लोग कैबिनेट भी बनी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और फिर वो भी नहीं चल सकी, और बहुत से मामलात पे इससे पहले भी इवन अपोजिशन में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं हुए। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक जानिब जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कल की ही तारीख में जब एक जानिब मुलाकात हो रही थी 5 तारीख को और दूसरी जानिब ये डेवलपमेंट चल रही थी, उनकी जो बयानात थे वो पीपल्स पार्टी की भी मुखालिफ थे, हुकूमत सिंध की भी मुखालिफ थे, जिसके बायस फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये पूछना पड़ा कि वो किसके एजेंडे पर कारबंद हैं। तो क्या वाकई इस वक्त ये इट्स काइंड ऑफ अ सिग्नलिंग जो दोनों पार्टीज दे रही हैं, या बीच में वाकई अभी मामला मुझे नहीं आ रही, बहुत टूट अभी आ रही है आवाज आपको इम्तियाज गुल साहब? अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आवाज अच्छा, हम कोशिश करते हैं इसको फिक्स करें दोबारा से। और मैं अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि एक जानिब मुलाकात हुई, दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसी दिन एंटायर पीपल्स पार्टी स्टेटमेंट दे दी जिस पे पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस भी हुई। तो व्हाट काइंड ऑफ सिग्नलिंग दिस इज? ये किस टाइप की पॉलिटिक्स है जो नून लीग कर रही है अपने अंदर? गुल साहब, अच्छा गुल साहब सुन पा रहे हैं हमें आप? इम्तियाज़ गुल साहब से हम रब्ता दोबारा ज़रा कनेक्ट करें जी, हम कोशिश करते हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक जानिब जब ये इंतहाई अहम मुलाकात हो रही थी तो दूसरी जानिब उसी दिन इनफैक्ट शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की, और दूसरी जानिब उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर सवाल उठाया। जब उनसे पूछा गया कि वो सेनेट में नहीं आए तो इस पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब वही दे सकते हैं। आजिज़ धामरा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं दूसरी जानिब, उन्होंने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला नहीं था, सेनेट के सेशन के अंदर 5 PDM के सेनेटर्स भी नहीं आए, तो क्या उनसे भी पूछा जाएगा? इसका मतलब यकीनी तौर पे यही है कि अपोजिशन कतई तौर पे मुत्तहिद नज़र नहीं आ रही है, फर्जी तौर पे या वक्ती तौर पे अगर इनका एक इत्मीनान एक दूसरे के ऊपर या एतमाद एक दूसरे के ऊपर नज़र आता भी है, तो जब भी कोई जामे लाए अमल की बात होती है, जामे हिकमत अमली की बात होती है, अपोजिशन एक पेज के ऊपर नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को हुआ है। हमारे साथ आ गए, आपको आवाज़ आ रही है इम्तियाज़ गुल साहब?
जी जी, अब मैं सवाल शायद खान अब्बासी साहब के हवाले से था मुख्तसरन ये कि एक जानिब मुलाकात हुई और दिल मिल गए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा और दूसरी जानिब शायद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट आ गई उसी दिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अपनी ना होने की सेनेट सेशन के अंदर सफाई वही दे सकते हैं, उन्हीं से पूछिए। तो ये किस टाइप की पॉलिटिक्स है जो नून लीग कर रही है? इजंट इट लाइक टू वे पॉलिटिक्स? देखिए, टू वे तो नहीं है, लेकिन उनके कैंप्स के अंदर तकसीम बिलाशुबा मौजूद है। वो इंतहाई वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसी वजह से उन्होंने ये बयान भी दे दिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि उनकी पार्टी के सदर अपोजिशन जमात के चेयरमैन से मिल रहे हों और इनको फिर मालूम ना हो कि असल में हुआ क्या है, और फिर उन्होंने वो बयान दे दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो बात ये कि मेरा ख्याल है जो एक दूसरे के ऊपर लेपा पोती एक दूसरे को कवर करने की कोशिश है टॉप लेवल पे, वो ऐसी चलती रहेगी। इसमें कंटेंट कुछ नहीं है। वो तो आपने देख लिया कि किस तरह वही जो यूसुफ रजा साहब की बात हो रही थी और 7-8 और सेनेटर्स भी थे, जिस तरह वो गायब हो गए सेनेट के इजलास से एक ऐसी करारदाद के हवाले से कि जो अगर भाई इनको पसंद नहीं है तो ये जब हुकूमत में आएंगे तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। वो तो एक पार्लियामेंट का एक्ट है, तो इसमें तो इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। और मुझे यकीन है कि ये लोग अगर बाकी स्टेट बैंक के हवाले से उसके स्टेटस के हवाले से जो तरमीम है उसको नापसंद करते हैं, तो ये तमाम मिलके उसको यकीनन खत्म करेंगे। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक अहम मुलाकात जो हमने जिसको डिस्कस भी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का उन्होंने कहा है और इस पर इत्तेफाक हुआ है। अगर हुकूमत के खिलाफ इन्होंने आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करनी ही है तो दूसरी जानिब जो लॉन्ग मार्च है या जिसको हम महंगाई मार्च कह रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है? फिर आईनी ऑप्शंस के थ्रू ही आप हुकूमत को जो घर भेजने के दावे करें उसको यूटिलाइज किया जाए? असल में मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ये बहुत ही बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए कि आईनी ऑप्शन क्या होती है कि आप एक ही ऑप्शन है ना कि आप एक अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अब अगर इनके पास नंबर होते तो अदम एतमाद की तहरीक तो बड़ा अरसा पहले आ चुकी होती, लेकिन अल्लाह भला करे हमारे लोगों का भी और उनका भी जो इन सब के पीछे चले हुए हैं कि उनकी, और हमारे फिर मीडिया में भी रिपोर्टर्स भी उनको लुकमे देते हैं कि जी आईनी ऑप्शंस आप क्या इस्तेमाल करेंगे। भाई आईनी ऑप्शन एक ही है। हालांकि चंद दिन पहले ही मेरा ख्याल है बिलावल और मरियम सफदर दोनों ने ये बढ़ बढ़ के कहा कि अब तो इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि जो भी जिस तरीके से भी इस हुकूमत को फारिग करना पड़े हम वो तरीका इख्तियार करेंगे। अब किसी ने जुर्रत नहीं की जब जो लोग उनके सामने थे कि उनसे पूछा जाए कि वो कौन से तरीके हैं, क्या आप फौज को बराह रास्त इस हुकूमत को ख़त्म करने का मशवरा देंगे, उनको दावत देंगे? क्योंकि बाकी तो ये एक ऑप्शन रह जाती है ना, और तो कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप पूरे मुल्क भर में आप मार धाड़ शुरू कर दें, सड़कों पे लोग आ जाएं, सड़क बंद कर दें, कारोबार बंद कर, यही एक हो सकता है। तो क्या वो मुल्क के और इस जो काफी सारे बेरोजगारी का शिकार मुल्क है उसके हक में है, उसके बाद में है? ये भी तो इनको सोचना है। ये तो अपने अलग थलग घरों में महलों में रहते हैं और जब जलसे का वक्त आता है उसके 4-4 घंटे लोगों को इन्होंने इंतजार करवाया होता है और 10 मिनट खिताब करके फिर चले जाते हैं। तो इनकी जिंदगी को तो कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे इमरान खान है, चाहे फौज है, शुक्र है आपने या नहीं तो मैं कहने वाला था कि इसमें सभी शामिल हैं, सभी एक जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना तज्जिया हमारे सामने रखने के लिए। हम बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की और आपको पता है कि सियासत में क्या हो रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इम्तियाज गुल साहब कह रहे थे अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, एंड वी नो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रहे हैं। आपको आगाह करते रहेंगे इस हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे दौरे चीन के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल हो गया और वो अपने वक्त के साथ वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दौरे में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत अहम वज़रा भी शामिल थे। दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर की अपनी चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई और उज़्बेकिस्तान के सदर समेत अहम शख्सियात से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई, जिसमें सनती और जो इलाकाई या खिलाई ताउन है उसके हवाले से और उसके साथ साथ वैक्सीन की फराहमी समेत अरबों डॉलर्स के 21 शोबों पर बातचीत की गई।
पाकिस्तान वापसी से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो चीनी सदर है शी जिनपिंग से बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से और ताउन के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया और इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे को तारीखी करार देते हुए दावा किया कि 2008 से चीन जा रहा हूँ, इतना कामयाब दौरा कभी नहीं देखा। इस दौरे का लेवल ही और था और ये दौरा मीडिया के वहमो गुमान से भी कहीं ज्यादा कामयाब रहा। लेवल अप ये कह रहे हैं वो। चीनी सदर शी जिनपिंग से ऐसी मुफस्सिल मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी इस दौरे चीन को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि चीन जो चीनी सरमायाकारी है उसकी तफसीलात हम जल्द सामने लाएंगे। दौरे के हवाले से वफाकी वज़रा बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। इसके मस्बत असरात की पाकिस्तान में जल्द आमद और उनके नज़र आने के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हम अगर बात करें, हमारे चूँकि खदशात हैं थोड़ा इस सूरत हाल को लेकर, जिस तरह के माहदे सामने आ रहे हैं कि वो फिर ऑन ग्राउंड हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2019 में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा, उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर 21 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसके बारे में मुख्तलिफ MOUs को साइन किया गया था, माहदों पर दस्तखत किए गए थे। इसमें शॉर्ट टर्म थे, मीडियम टर्म थे, लॉन्ग टर्म मनसूबे थे। इनमें से 8 अरब डॉलर्स की 8 से 10 अरब जो डॉलर्स की सरमायाकारी है वो सऊदी अरब ने गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी की मद में करनी थी, लगाई जानी थी। इन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए और जस्ट टू मेक श्योर कि ये डिले का शिकार ना हो, चूँकि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत उस वक्त भी थी, अब भी है, अब तो थोड़ी ज़्यादा ही है, कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आए। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बनाई गई थी इन सारे मामलात को देखने के लिए और इसको तकरीबन अब 3 साल का वक्त हो चुका है, 2022 आ गया है, अभी तक कोई बहुत बड़ी ऑन ग्राउंड पेशरफ जिसे कह सकते हैं वो इन मुआहदा जात को लेकर सामने नहीं है। हम पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के चीन का दौरा कितना कामयाब रहा, इस हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि इससे पहले जो चीन के साथ हमारी डेवलपमेंट्स होती रही हैं, इसमें चीन की तरफ से सेल्फ बड़ी हेल्दी किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान और चीन दोस्ती को लेकर आती रही हैं, जिसमें चीन पाकिस्तान यूज्ड टू कॉल ईच अदर आयरन ब्रदर्स। कल भी, अगरचे कल से मुराद इस दौरे में भी वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा तो किया कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे ज़ाती तौर पे इस दौरे में वो स्पिरिट नज़र नहीं आया। दो कि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि मीडिया के वहमो गुमान से भी ऊपर है, शायद वो वहमो गुमान से इतना ऊपर है कि मीडिया उसको दिखाई नहीं सका कि वो कितना कामयाब दौरा रहा। तो मे भी हमारे वहमो गुमान से ऊपर हो, कंसिडरिंग कि शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर सीनियर वज़रा ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले से भी कहीं बेहतर हो, और ये आज का किस्सा नहीं है, ये पिछले 75 साल का किस्सा है, 7 दहाइयों से ज़ायद का किस्सा है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। हमारी दोस्ती दुनिया की बेहतरीन दोस्ती रही है और हर मुश्किल वक्त के अंदर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया है। चाहे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, खित्ते के अंदर मुख्तलिफ मामलात को बैलेंस करने की बात हो, पाकिस्तान का किरदार हो, पाकिस्तान का पीस कीपर का किरदार हो, दूसरी जानिब चीन के सरहदी उमूर का मामला हो, पाकिस्तान चीन और चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये ताल्लुकात बहरहाल ऐसा लगा बज़ाहिर कि सर्द मोहरी का शिकार ज़रूर हुए हैं, दो कि चीन ने भी बारहा इसको डिनाई किया और पाकिस्तान की हुकूमत तो करती ही रहती है, लेकिन ऑन ग्राउंड CPEC के प्रोजेक्ट का डिले होना या उस तरह से उस स्पिरिट के साथ ना होना जैसे चीनी हुकूमत तवक्को करती है, मुख्तलिफ सवालिया निशान बहरहाल उठाता है। उसके साथ साथ जिस तरह से आपने अपने कंसर्न का इमरान इज़हार किया, सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ TV चैनल्स, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार भी इस हवाले से बहुत सारे डाउट्स का शिकार रहे और उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया कि वो स्पिरिट जो हमेशा से चाइना के हवाले से और पाक चीन दोस्ती के हवाले से नज़र आता है, वो प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में नज़र नहीं आया। दो के जिस तरह से अभी हमने मेंशन किया कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो अहम वफाकी वज़रा हैं वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि दौरा बहुत कामयाब रहा, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कहीं ज़्यादा इसके हवाले से डेवलपमेंट हुई है और चीन ने बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी सरमायाकारी के हवाले से अपना इंटरेस्ट शो किया है और इससे आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा जो कह लें इम्पैक्ट होगा इस दौरे का। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से हमने भी बात की, हम कोशिश करेंगे कि हम जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ भी इस हवाले से लें और प्राइम मिनिस्टर इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो 20 अरब डॉलर का हुकूमत दावा कर रही है कि चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने वाली है, वो किन शोबों में
होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर वन बेल्ट वन रोड ओबोर की हम अगर बात करते हैं तो उसके अंदर बनने वाला सी पैक जो है वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। दो कि हुकूमत क्लेम करी कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, जो ऑन ग्राउंड उसकी साइड है, वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इकोनॉमिक जोन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अब हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का क्लेम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब उसके समरात जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कौम को मिलेंगे, इस बात को तकरीबन अब कहा जाए ओवरऑल तो ये 6-7 साल हो गए हैं मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो ऑन ग्राउंड समरात अभी तक सिवाय चंद सड़कों के अवाम को अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी एक हमारा ख्याल था कि इस सी पैक से सिर्फ चीन या पाकिस्तान मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, इसमें दुनिया भर के ममालिक को हम इन्वाइट करेंगे और दुनिया भर के ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान ने कुछ हद तक अपनी कोशिश भी की, लेकिन अभी तक इसके रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड वैसे नहीं मिल पाए हैं जैसे मिलना चाहिए। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी सुस्त रवि ज़रूर हो सकती है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और ये इस खित्ते के अलावा पूरी दुनिया को भी मालूम है, और कहीं ना कहीं इस दोस्ती को लेकर इस दोस्ती के अंदर किसी न किसी किस्म का रखना डालने की कोशिश भी की जाती रहती है भारत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त हैं, और अगर इस किस्म के कुछ मुआहदे हो रहे हैं जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनकी डिटेल्स जल्द सामने आएंगी, वो सामने आती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा और चीन पाकिस्तान के साथ मजीद बेहतर स्टैंड करेगा। लेकिन अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आई। अच्छा, इस दौरे के हवाले से चूंकि प्राइम मिनिस्टर जिस पर्पस के लिए गए थे ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से, सरमाई ओलंपिक्स की, सबसे अनफॉर्चुनेट बात जो मैंने ऑन द अदर साइड नोट की कि सिर्फ वहां पर एक एथलीट जो है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। और वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे इनका लेवल ही हो रहा है। हाँ, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस हवाले से करना चाहिए कि हमारे एथलीट्स जो हैं जो बेचारे हर वक्त किसी ना किसी तरह से नेग्लिजेंसी का शिकार रहते हैं, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ बुलबुले हिंद के हवाले से। सुरों की मलका लता मंगेशकर जो 92 साल की उम्र में चल बसी। लता मंगेशकर 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई और लता के वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे। लता जी ने इब्तिदा में भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और 1942 में अपने वालिद की मौत के बाद लता जी ने अपने ख़ानदान की कफालत के लिए फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। लता मंगेशकर ने अपना पहला फिल्मी गीत दिल मेरा तोड़ा फिल्म मजबूर के लिए गाया। उनका पहला हिट नगमा 1939 में आने वाली फिल्म महल का था, जिसके अल्फाज थे आएगा आने वाला आएगा। लता मंगेशकर ने भारत की लगभग 36 ज़बानों में हज़ारों गीत गाए और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करने के साथ साथ लता जी का नाम 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लता जी को भारत का आला तरीन एजाज़ भारत रत्ना भी मिला। वो भारत की 15 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें भारत रत्ना मिला। बुलबुल हिंदुस्तान के इंतकाल पर गुलकारों, फनकारों, सियासतदानों, हर मकतबा फ़िक्र के ताल्लुक़ रखने वाले, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ जो अफराद हैं, जो शख्सियात हैं, उनकी जानिब से ज़ारे अफसोस किया जा रहा है। इसी हवाले से ऑब्वियसली हम लता जी को याद तो करें। हमारे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो लता जी के मदाह भी हैं और उनकी आवाज़ में गाते भी हैं। ऑब्वियसली उनसे हम थोड़ी सी बात भी करेंगे और उनसे कुछ रिक्वेस्ट भी करेंगे। वसीम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। वसीम, आप चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली, चूँकि आप लता जी की आवाज़ में या उनसे इंस्पायर होकर गाना भी गाते हैं। सो थोड़ा सा अपने एक एक्सपीरियंस के हवाले से और किस तरह से आप इंस्पायर थे, ये बताइएगा। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम को की तरफ से मैं अपनी जानिब से उनको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही आज अफसोस है इस बात का कि आज लता जी जो मेरी रूहानी उस्ताद हैं वो इस दुनिया में नहीं रही, और फन्ने मौसीकी की बहुत बड़ी गायक थी। ये बहुत बड़ा नुकसान भी है तकरीबन मैं समझता हूँ दुनिया के तमाम फनकारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ख़ासतौर पर मुझे बहुत गहरा दुख है और अफसोस है, क्योंकि आज अगर मेरा नाम है तो वो मेरी रूहानी उस्ताद वसीम, हम चाहेंगे कि उनके आज लता जी को हम याद करें। अगर आपका कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो उनका, वो आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए।
दूरी दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझे में समा जाओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझे में समा जाओ सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए अरमान निकल जाए चाहत की घटा बनकर तुम मुझे में बरस जाओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझे में समा जाओ। थैंक यू वेरी मच वसीम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और आप अल्लाह करे कि आप जिस तरह से अपने म्यूज़िक को परस्यू कर रहे हैं आप करते रहें। हम लता वाले से बात कर रहे हैं। बुलबुल हिंद तो इन्हें कहा जाता है, बड़े सगीर की सबसे बड़ी आवाज़। और कल मैंने एक तहरीर पढ़ी जिस तहरीर में ये लिखा गया था कि जो स्टार का लफ्ज़ या लेजेंड का लफ्ज़ या उनको किसी एक मुल्क या कौम तक महदूद करना लता के कद को घटाने के बराबर होगा। उनकी उम्र तो 92 साल थी, लेकिन 75 साल 7 दिहाइयों से भी ज़्यादा, तकरीबन 8 दिहाइयों तक हर नस्ल को मुतासिर किया लता मंगेशकर ने। अगर ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर की जानिब चले जाएं, पुराने म्यूजिशंस की तरफ चले जाएं और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में A.R. रहमान जैसे म्यूज़िक की जानिब जैसे म्यूजिशंस की जानिब चले जाएं, जब भी लता जी गाईं कमाल गईं। जब भी उन्होंने गाया दिल से गाया और मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से लेकर, मुख्तलिफ खेल खेलने वालों से लेकर, गाने वालों से लेकर, एक्टिंग करने वालों से लेकर, कौन सा शोबा ज़िंदगी है जिसे लता मंगेशकर साहिबा ने अपनी आवाज़ से मुतासिर नहीं किया? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसे उन्होंने मुतासिर नहीं किया? कौन सी ऐसी जनरेशन है जिसे उन्होंने मुतासिर नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा गायक शायद अब इस दुनिया की तारीख़ में और कोई ना हो पाए। बड़े सगीर की हिस्ट्री में तो नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा जितनी बड़ी लता थी। और वो बड़ा खूब बड़े गुलाम अली साहब कहा करते थे उनके हवाले से, चूँकि वो बच्चों की तरह थी उनके, तो वो कहते थे कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। वो इतनी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट उनकी जो तारीख में लिखी गई, और ऐसा ही है लता ने जब भी किया कमाल किया। और इमरान जो उनके गाना या उनका जो हर अंदाज में वो जिस तरह से गाने को गाती थी, चाहे वो नई जनरेशन के जो सिंगर एक्टर्स हों जिन पे वो प्लेबैक जिनके लिए वो करती थी, उनकी जो आवाज़ थी हर कैरेक्टर के ऊपर बहुत सही जाती थी, जचती थी। उसके साथ साथ मैडम नूर जहां के साथ उनकी एफिलिएशन के हवाले से मैं कल एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने मैडम नूर जहां के हवाले से बात भी की। जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में, और वो इमोशनल हुई। मैडम को दीदी कहा करती थी और हमेशा इनके बारे में मशहूर था कि वो कभी भी पाँव में जूता पहन के नहीं मिलती थी, इस हद तक उनका एहतराम करती थी। मेहदी हसन खान साहब के बारे में कहती थी इनके गले में भगवान बोलता है। सलामत अली खान साहब, शाम 84 के जो खान साहब हैं, उनके बारे में ये भी मशहूर था कि ये उनकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार रहीं। लेकिन लता मंगेशकर, इनसे बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जो ब्रांड होते हैं, जो नाम से, फ़न से, कला से ऊपर होते हैं। लता मंगेशकर जी भी ऐसी हैं। हमें मौका नहीं मिला कि हम मैडम नूर जहां को फेयरवेल दे सकें। हम छोटे थे उस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ। शायद वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनके बारे में वो सभी तारीफ़ी कलिमात कहे जा सकते थे, लेकिन तारीख़ ने हमें मौका दिया कि हम लता मंगेशकर जी को, जो कि किसी भी सरहद से, किसी भी मुल्क से बियॉन्ड एक आर्टिस्ट है, और जिन्होंने सभी उर्दू के और दीगर 26 ज़बानों में उन्होंने गाया।
गाया 26 ज़बानों के हज़ारों समझने की वालों तादाद को, में गाने हज़ारों की तादाद में उन्होंने वैसे ही एंटरटेन किया। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर सिंगर का एक टाइप होता है कि वो किस टाइप का गाना गा सकता है। कुछ लोग महज प्लेबैक गाने गाते हैं, प्लेबैक में भी कुछ मेलो गाते हैं, कुछ गज़ल गाते हैं, कुछ स्लो गाते हैं, कुछ तेज़ गाते हैं। लता जी को जब भी मिला, जो भी मिला, लता ने उसे अमर किया। ये उनका खासा रहा और ये शायद और कोई ना कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा। और लता मंगेशकर को आज हमने ट्रिब्यूट पेश किया। ऑब्वियसली पूरी दुनिया की कहें तो ये गलत नहीं होगा, एक अजीम आर्टिस्ट इस दुनिया से चली गई। सभी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म इंडिया से लेकर वहाँ पे गए, मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो थे, बड़े सेलिब्रिटीज बॉलीवुड से लेकर एवरी पॉलिटिकल जो शख्सियत थी वो वहाँ पे मौजूद थी उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। सो लता मंगेशकर, ऑब्वियसली उनका नाम, उनका आर्ट हमेशा जिंदा रहेगा। और इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया उनके लिए। उन्होंने भी, क्योंकि नेशंस को इम्प्रेस किया। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब का ट्वीट बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने कहा कि आई एम म्यूजिकली ब्रोकन टुडे। किशोर के बाद जब लता जी का इंतकाल हुआ, सो अल्लाह पाक के हवाले है। ओबियसली सारा मामला जो भी है उनके मज़हब के मुताबिक कल उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन उनका नाम, उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको खिलाएंगे आपको खाएंगे, सॉरी, खिलाएंगे खाना देसी फूड में, और वो भी जाकिर तिक्का के टिक्के। ओए होए होए, सुबह सुबह आपको नहीं खाएंगे, आपको खिलाएंगे वो। चलिए नाजरीन, आज मैं आई हूँ जाकिर टिक्का पे, जो कि लाहौर में तकरीबन 40 साल से अपने जायके और म्यार की वजह से जाने जाते हैं। आइए चलकर देखते हैं ये कितनी किस्म का बारबेक्यू बनाते हैं और लोगों को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। नाजरीन, यहाँ पर बारबेक्यू तैयार हो रहा है। इन्हीं से पूछते हैं ये बारबेक्यू में क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं आप? मैडम, हम लोग बारबेक्यू में बीफ कबाब बनाते हैं, चिकन कबाब बनाते हैं, मलाई बोटी है, तिक्का बोटी है, चिकन पीस है हम लोगों के पास, फिश है हम लोगों के पास। अच्छा, आप इतना मजे का गोला कबाब है। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाता है ये? 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं इधर से आप इतना मज़े का बना रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है खाने को, तो मैं एक मलाई बोटी जो है वो उठा के ज़रूर खाना पसंद करूँगी। नाजरीन, सर्दियों में सीख पे लगी गर्मा गर्म मलाई बोटी खाने का अपना ही मज़ा है। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या बन रहा है। नाजरीन, यहाँ पर हर किस्म की जो कढ़ाई है वो तैयार की जाती है। आप कौन कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? ये चिकन है, और ये मटन कढ़ाई है, और ये चिकन मखनी है, ये चिकन अचारी कढ़ाई है, जो कि इसमें अचार डलता है और कलमंजी मेथरे वगैरह वो इस्तेमाल होते हैं, और क्रीम दूध ये सब कुछ इसमें ऐड होता है। अच्छा, कितनी देर में बना लेते हैं ये तकरीबन आप 20 मिनट पे हमें ये ऑर्डर पिक करना होता है। नाजरीन, मैं इनके रूफटॉप पर आ चुकी हूँ। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर म्यूज़िक एरिया है जहाँ पर लाइव कवाली होती है, सिटिंग एरिया है और इसके साथ है बोनफायर। आए चलकर लोगों से बात भी करते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं कोयटा से आया हूँ। कोयटा से आए हैं? अच्छा, अभी आप क्या खा रहे हैं? अभी मैंने चिकन कढ़ाई खाई और इसके साथ सब्जी चावल। अच्छा, तो यहाँ का माहौल कैसा लगा? ज़बरदस्त। और खाना? आला। हम स्पेशल आए हैं। क्या खास बात आपको लगती है? क्योंकि कोयटा के लोग तो नमकीन खाते हैं, ये थोड़ा सा मसाले वाला होता है। थोड़ा वो कोयटा वाला जायका मिल रहा है इससे, इस वजह से मैं इसको लाया हूँ। खासतौर पर ये चावल, ये सब्जी। अच्छा, यहाँ पर बोनफायर भी हो रहा है, फैमिली भी बैठी हुई हैं। आप फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। जो ये माहौल है बिल्कुल वो घर जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये तकिए वगैरह इधर पड़े हुए। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने कढ़ाई और सब्जी। वहाँ की सब्जी बहुत मशहूर है। हम शाहकोट से एंजॉय करने इधर आते हैं। कैसा टेस्ट? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा टेस्ट है। माहौल में आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे ज़्यादा? माहौल में इसमें बहुत अच्छा है। इधर कवाली भी होती है रात को डेरे पे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मलिक जाकिर जावेद। आप मुझे बताएं, सबसे पहले ये किसने काम शुरू किया था? मेरे वालिद साहब ने किया था और 40 साल हो गए हैं इस काम को। सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो कैंट में है।
वीकेंड से हमने काम शुरू किया। आप कितनी तरह की डिशेस बनाते हैं? हमारे पास काफ़ी डिशेस होती हैं, जिसमें हमारे पास बारबेक्यू में स्पेशल जो है मलाई बोटी होती है, चिकन चीज़ गोला कबाब होते हैं, चिकन चीज़ के कबाब होते हैं, बीफ कबाब हैं। उसके अलावा आप इस वक्त एक्सप्रेस को देख रहे हैं, लेकिन आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। इस वक्त हमजा शहबाजरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखाया, हमने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में भी हमारे पास बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए निकले तेरी तलाश में भी होगा विद दैट लॉट्स ऑफ मोर सेगमेंट्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कोविड के हवाले से बात कर लेते हैं। एनसीओसी ने स्टैट्स जो ताज़ा तरीन अब से 3 घंटे पहले जारी किए हैं, दे आर स्टिल अलार्मिंग। अभी तक सूरत हाल ठीक नहीं हुई है। मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ 7 फेब 2022 के स्टैट्स, जिसके मुताबिक टोटल टेस्ट पिछले 24 घंटों में 44,799 किए गए हैं। 3,338 पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेशो ओवरऑल कम हुई है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी तक भी उस कहना चाहिए ना रेड लाइन से हम निकले नहीं है। दैट इज 7.45%। विद दैट 38 अमवात वाक़ई हुई हैं, और इसके साथ साथ जो इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद 1,684 है। तो इट मींस कोविड इज वेरी मच देयर। एग्जैक्टली, और इससे बचने का एक वही तरीका जो हम आपको बार बार बताते हैं। एसओपीज को फॉलो करें। गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश करी है, वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने 1 डोज लगवा ली है तो दूसरी डोज लगवाने में देर ना करें, और अगर दोनों डोजेज आप लगवा चुके हैं तो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। अगर आप ट्रेवल करें, स्पेसिफिकली अगर आप बड़े घर में माशाल्लाह अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे जॉइंट फैमिली एग्जैक्टली, तो उसमें आपको एहतियात डबल करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो वैक्सीन का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग्स में बिला ज़रूरत जाने से परहेज करें। ये सारी चीज़ें हम आपको रोज़ इसीलिए कहते हैं ताकि आपको भी याद रहे, और हम अपने आप को भी याद कराते हैं, क्योंकि कोविड स्टिल देयर, इट एग्जिस्ट, और हम सब इसी सूरत में। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये इससे कुछ नहीं होता या ये नहीं है, मेरी उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, किसी एक ऐसे शख्स से बात कर लें जिसको कोविड हो गुजरा हो, उससे एक दफ़ा बात कर लेंगे, यार आपको कोविड हुआ था तो आपका कैसा तजर्बा रहा। उसके बाद आई बिलीव आप थोड़े से तो ज़रूर ही डर जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और लता जी की भी, जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, उनकी डेथ का बेसिक जो रूट कॉज था वो कोविड ही था। उनको कोविड हुआ एंड देन वो नमूनिया में तब्दील हुआ एंड देन उनका दिल काम करना छोड़ गया। तो कोई भी खास तौर पर जिनकी उम्र ज़्यादा है, जैसे कि अरमला ने कहा, आपके बुजुर्ग हैं, घर के अंदर वालिदैन हैं, या फिर जिनकी उम्र बहुत कम है, बच्चे हैं, उनका बहुत एहतियात करें। दे आर वेरी वल्नरेबल। और ये कहने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम थोड़ा सा रिमाइंडर अपने आप को दे दें। आई होप, और हमारी इनफेक्ट दुआ है कि अल्लाह आप सबको, हम सबको महफूज रखे, लेकिन एहतियात जरूर करें। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे और अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें वकार अहमद मलिक, मुस्तनसर हुसैन तार साहब से बात करें प्यार का पहला पंजाब, उसके हवाले से। तो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्यार का पहला पंजाब एक बहुत ही खूबसूरत किताब है और उसमें बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, ऐसी अनकही कहानियाँ हैं जो आपको उसमें पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारे मुगालते जो हैं उससे दूर होते हैं, बहुत सारी ऐसी तारीख़ी मुगालते जिनको हम कहते हैं तारीख़ के हवाले से, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मालूम होती है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है इसी किताब पे। तार साहब, जिस तरह आपने गुज़श्ता सेगमेंट में जिक्र किया था कि हम अमृता प्रीतम के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आपने बड़ा खूबसूरत उनका लिखा है उनके बारे में कि वो गुजरांवाला की रहने वाली थी, वो सितार बजाती थी, वो बहुत बड़ा किरदार थी अमृता प्रीतम। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अमृता, देखें, मैं आज तक क्या मैं कभी भी अमृता से नहीं मिला, उनकी डेथ हो चुकी। मेरी उनके साथ कोई ऐसी वाकफियत नहीं थी। मुझे सिर्फ यही याद है कि जब मैं गया हूँ दिल्ली, सार्क कॉन्फ्रेंस थी, तो 2 लोगों से मिलने की मेरी ख्वाहिश थी, एक खुशवंत सिंह और एक अमृता प्रीतम। तो खुशवंत सिंह से जब रब्ता हुआ, विनोद दुआ जो मतलब कि इस कोविड का शिकार हो गया, वो और उसकी बीवी, उसने रब्ता किया और खुशवंत सिंह के हवाले से उसने मुझे कहा कि वो आपको जानते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई वो एक शख्स जो है वो कम से कम मेरे नाम से तो वाकिफ़ है, तो उन्होंने मुझे मुद्दऊ किया। ठीक है। लेकिन मेरा वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो फराज से मैंने ये कहा, मैंने कहा कि भाई फराज, मैंने उनको ज़रूर मिलना है। तो काम थे उसको बहुत सारे, कहने का ठीक है, हम एयरपोर्ट के रास्ते में उसका घर है, क्योंकि वो पहले जा चुका था। तो हम उसके घर की तरफ जा रहे थे जब उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम अमृता को पहले मिल चुके हो?
मैंने कहा नहीं। तो कहने लगा तारड़ अब उसको मत देखो, क्योंकि वो बिल्कुल लाचार पड़ी। और इमरोज़ जो उनका साथी है, महबूब है, वो उनको उठा के गुसल खाने में ले जाता है। तो अमरता को अगर तुमने पहले नहीं देखा तो अपना वही इमेज कायम रहने दो। चुनांचे मैं अमरता से नहीं मिला। बाकी अमरता का शहर लाहौर है, यहीं पे रेडियो स्टेशन पे उसने काम किया और धनी राम रोड पे वो रहती थी और वो मेरा ख्याल मकान अब भी मौजूद है। और सज्जाद हैदर हमारे एक बुज़ुर्ग थे, पंजाबी के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट, रेडियो पे काम करते थे, नस्तालीक आदमी। उनकी जो पंजाबी थी ना, वो यूँ जानिए कि वो जी चाहता था ये बोलते रहें। वो इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम और इतनी, मतलब लगता था कि कोई फ्रेंच इस तरह बोलते हैं ना, अच्छा फ्रांसीसी बोलने वाला हो तो दिल चाहता है, या फारसी, उसी लेवल की वो पंजाबी बोलते थे। तो उनके बारे में था कि अमरता के साथ उनका एक था सिलसिला, वन वे था शायद, कहते थे कि उसकी सीढ़ियों के नीचे बैठे रहते थे। तो एक दुनिया जाहिर है क्योंकि शी वॉज प्रिटी, शी वॉज अ पोएट्स, शी वॉज एन इंटेलेक्चुअल। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि वो धनीराम रोड वाला जो मकान है उसके आगे अगर वो एक तख्ती लगा दी जाए कि अमरता प्रीतम यहाँ रहती थी। बहुत ज़बरदस्त आइडिया। ज़रूर वहाँ तख्ती लगनी चाहिए और तारीख़ जो है उसके वाले से जितने भी आसार हैं उनको मद्धम नहीं होना चाहिए किसी सूरत में भी। तार साहब, आपने एक डिस्कशन हमारी हुई थी, गुफ्तगू पंजाबी ज़ुबान के हवाले से, और पंजाबी ज़ुबान के हवाले से जो कि दुनिया की नवी बड़ी ज़ुबान है उसके हवाले से मैंने कुछ ख़तरात का इज़हार किया था, लेकिन आपने कहा था कि बहुत बड़ी ज़ुबान है, इसमें बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया, तो ये नहीं है कि ये कोई मादूम हो जाएगी। बहरहाल यकीनन हम पंजाबी के हवाले से हमारे रवैये जो है वो कुछ बेहतर नहीं है हमारी वाली साइड के। तो तार साहब, आपने इस किताब में लिखा है कि जो सिख हैं वो पंजाबी ज़ुबान के आशिक हैं और इश्क करते हैं। तो जब आपने कहा कि पंजाबी ज़ुबान को कोई ख़तरा नहीं है, तो क्या आपने इस तनाजुर में कहा था क्योंकि सिख जो हैं वो उस पंजाबी ज़ुबान से इश्क करते हैं और उसको ज़िंदा रखेंगे और पंजाबी को कोई सच ख़तरा नज़र नहीं आ रहा? हम चाहे जितनी भी गफलत बरतें, जो एक मुजरमाना गफलत है अपनी मादरी ज़ुबान से या पाकिस्तान की एक सबसे मेजर ज़ुबान से, तब भी इसको कोई खदशा नहीं। इतनी बड़ी ज़ुबानें जो हैं वो मादूम नहीं हो जाती। हज़ारों साल से पंजाबी चली आ रही है, इस खित्ते की ज़ुबान। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि सिख इसको बहुत ओन करते हैं और बड़ी प्राइड फील करते हैं। सो के आपको पता होगा कि उन्होंने क्योंकि वो हुक्मरानी बहुत सारी कनाडा में सिखों के हाथ आ गई है, तो एक तो उन्होंने तंबाकू बंद कराया है ना कि इसको कम करें, क्योंकि उनके मज़हब में वो तंबाकू मना है। दूसरा उन्होंने ये किया कि भाई स्कूलों में पंजाबी की क्लासेस भी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए, जो होती हैं वहाँ पे, यानी पंजाबी चिल्ड्रन के लिए। सबसे अहम बात यह है कि टोरंटो एयरपोर्ट पर अगर उतरें तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच के अलावा सिर्फ पंजाबी तीसरी ज़ुबान है जिसमें अनाउंसमेंट्स होती। और उन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोजेक्ट कर रही हैं, और मतलब है कि बहुत 50-50 लाख रुपए के इनाम हैं बेहतरीन नावल पे, बेहतरीन पोइट्री पे, यानी जो पंजाबी में लिखी जा रही है। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिख अहद जो है लाहौर का या पंजाब का, उसके लिए काम कर रही हैं। ये जो महाराजा रंजीत सिंह का स्कल्पचर किले में लगा था, अभी है, मौजूद है, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया था। फिर उन्होंने वेंचूरा जो उनका एक था अपना जनरल था महाराजा रंजीत सिंह का, वो इटली में जाके उसके आबाई घर में उसका मुजस्समा लगाया। तो वो हजरात बहुत काम कर रहे हैं। तो पंजाबी को दूसरी बात कि पंजाबी जो भी कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना, वो ठीक है, वो बोलने वालों की जो है मोहब्बत उसके साथ भी ज़िंदा रहती है, लेकिन वो असल में जो उसमें लिटरेचर क्रिएट होता वो उससे ज़िंदा रहती है। चुनांचे पंजाबी में इतना बड़ा लिटरेचर क्रिएट हुआ है कि इसके मादूम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप देखें ना कि ग्रीक जो ट्रेजेडीज़ हैं वो अगर हमारे पास आ गई हैं, और वो ज़ुबान जो भी थी वो ग्रीक तो नहीं थी, वो उनका अपना कोई लहजा था, वो नहीं मरी, वो ओरिजिनल हालत में भी मौजूद है। तो पंजाबी को ऐसा कोई ख़तरा नहीं, बस पंजाबी को शिकायत है पंजाबियों से,
यहाँ के पंजाबी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी जायज़ शिकायत है। तार साहब ये बताइए कि जब हम कभी रिसर्च करते हैं या तहकीक करते हैं पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से, तो हमें मालूम होता है कि कम से कम 5 दहाइयाँ पिछली सदी में 5 दहाइयाँ लाहौर जो था वो मरकज़ था फ़िल्मों का, पंजाबी फ़िल्मों का बिल्कुल मरकज़ था। और अगर आप नाज़रीन चाहें तो वो विकीपीडिया कर सकते हैं पंजाबी फ़िल्म्स या इस तरह रख लिख के, तो उनको अंदाज़ा होगा कि लाहौर का किरदार कितना अहम तरीन किरदार था। लाहौर ही था जो कि यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोडक्शन और पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद खैर वो एक ज़वाल और एक पूरी एक अलग दास्तान है। तो तार साहब ये बताइए कि ये जो पिछले 10 से 15 सालों में पड़ोस से कुछ पंजाबी फिल्में आनी शुरू हुई हैं और वो बहुत ही कमाल, बहुत ही क्रिएटिव, और उनका सिनेमा जो है वो बड़ा मजबूत हुआ है, तो ये भी पंजाबी ज़ुबान के लिए तो मेरा मतलब एक बड़ी खुशाइंद बात है। ये सब कनाडा वाले कर रहे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनमें ये है कि हमने भी बड़ी क्लासिक पंजाबी फिल्में बनाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो फिल्में बनाई गई उनके डायरेक्टर या राइटर जो हैं या जो हमारे ड्रामे पेश किए गए वो गांव से वाकिफ़ ही नहीं थे, वो पंजाब के कल्चर से वाकिफ़ ही नहीं थे। वो जो फिल्मी कल्चर था उसको ही पंजाब समझ रहे थे। ठीक। लेकिन ये जो इन्होंने बनाई हैं कनेडियन लोगों ने, उन्होंने डाउन राइट जो ओरिजिनल पंजाब है उसको डिपिक्ट किया गया, और कॉमेडी की फिल्में और बहुत अच्छी बनी है। लेकिन पायनियर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं पंजाबी फिल्मों में। अब आप वो गंडासे वाली फिल्मों को छोड़ दें, मुझे याद है कि एक दफ़ा बहुत रोना कि जी इसने इंडस्ट्री ने क्या किया है, तो मैंने एक फहरिस्त बनाई थी डॉन में, तब मैं कॉम लिखता था, कुछ 30 फिल्मों की, अच्छा, उर्दू और पंजाबी, और मैंने कहा था कि आप बताएं कि इंडिया ने इसके मुकाबले में कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं इतनी बड़ी। तो बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री थी, उसका ज़वाल के असबाब यहाँ पे तो नहीं है मौका, लेकिन मतलब लारे और फेरे ओरिजिनल फिल्में थी, असा जान के मीट ली अख वे वगैरह वगैरह, और हीर वारिस शाह, और इस तरह पतन बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी पंजाबी, और बहुत डाउन टू अर्थ फिल्में थी ये। उसके बाद गंडासा आ गया, लेकिन इस दौरान आप देखें कि हीर रांझा भी आ गई, और हीर रांझा ने मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में इससे बेहतर फिल्म नहीं बनी। अच्छा तार साहब, इस किताब में एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी एक हैरान कुन चीज़ ये थी कि हम बचपन से एक शेर सुनते आए हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और बस इसको शेयर किया था कि हमें बिल्कुल यह आइडिया नहीं था कि खड़क सिंह जो है वो बाकायदा एक किरदार थे, और ये इस किताब में मुझे मालूम हुआ है कि खड़क सिंह बाकायदा एक किरदार थे। थोड़ा सा बताइए नाजरीन को कि ये खड़क सिंह कौन थे और इस शेर का जो है वो पस मंज़र क्या है। ये खड़क सिंह जो है ये बेटा था मेरा ख्याल है, अगर थोड़ी बहुत हो जाए, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ और फिल्मदी बात कर रहा हूँ, आगे पीछे हो जाए, रंजीत सिंह का। और ये एक सूफी दरवेश था बुनियादी तौर पे। अच्छा। इसको राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका बेटा जो नौनिहाल सिंह है, तो नौनिहाल सिंह की हवेली मौजूद है पूरी, जहाँ विक्टोरिया स्कूल कायम है लाहौर के अंदर, अभी तक वो है। तो खड़क सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये एक और भी दास्तान है कि सरदारों ने कहा जी हम वो अपना जब सोते हैं तो उसके बाद मुसलमान अजानें देनी शुरू हो जाते हैं, हम सो नहीं सकते, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन ये खड़क सिंह जो था वो सुबह सवेरे बेदार होके सुबह की नमाज जो होती थी फजर की, उस वक्त उससे पहले जाके जो मुसलमान उसके मोहल्ले में रियाया थे, रियाया से मुराद है कि रंजीत सिंह के रियाया, वहाँ पे वो नॉक करता था और कहता था कि नमाज का वक्त हो गया। तो वहाँ से ये मकूला आया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसके पीछे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि खड़क सिंह जो है, सरदार खड़क सिंह, वो मुसलमानों को नमाज के लिए जगाता था तो उनकी खिड़कियों पे दस्तक देता। बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब ने इस सेगमेंट में अमृता प्रीतम के हवाले से जो उनकी रहायश लाहौर में रही उस पर एक तख्ती लगाने की एक तजवीज़ दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत तजवीज़ है। इसके अलावा पंजाबी ज़ुबान को ख़तरात के हवाले से हमने बात की, जिसके हवाले से तार साहब का ये मौक़िफ़ कि पंजाबी ज़ुबान को कोई ख़तरा नहीं है, दुनिया की नवी बड़ी ज़ुबान है, और लिटरेचर जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, और सिख जो है वो पंजाबी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और यकीनन हमारी तरफ भी लोग पंजाबी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी जगह पे ख़ास किस्म की गफलत भी नज़र आती है।
और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ये खड़क सिंह जो है ज़बरदस्त किस्म का किरदार, जिसके हवाले से तार साहब ने अपनी किताब में बड़ी तफसील से लिखा है। अगली जो किस्त होगी इसी हवाले से, प्यार का पहला पंजाब के हवाले से, उसमें हम तार साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि अमृता शेर गिल जो हैं, क्या अफसानवी, क्या बड़ा, क्या खूबसूरत किरदार था, जो कि गंगाराम मेंशन के एक फ़्लैट में रहती थी। तो तार साहब से उनके हवाले से भी पूछेंगे। और तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसी किताब का हिस्सा हैं और ये हम पूछेंगे। प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करी है। आज जो हमारी मेहमान है, उन्होंने अमान में होने वाली जो लेजेंड्स क्रिकेट लीग है उसमें एम्पायरिंग की जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और वो मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट में 200 से ज़ायद मैचेस में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं और पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और उसके साथ साथ अभी पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ साथ अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा फ़रा, उनको हम खुश कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उर्मिला और इमरान। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया एज अ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन। और हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं एक इंतहाई मुख्तलिफ शोबा अपनाने के लिए, जिसकी जानिब उम्मीद और हमारी खवातीन का जहन नहीं जाता है। आपने क्यों सोचा कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर एक एम्पायर बनना चाहिए? लोग खेलना तो सब चाहते हैं, लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि रेफरी एम्पायर बनना? इमरान, मैंने कभी भी कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं किया। अच्छा ज़बरदस्त। इसमें मैं स्कूल टाइम से लेके स्पेशली कॉलेज टाइम में एक मेरे अंदर का जो था एक हिडन क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो उभर के बाहर आई और वो थी स्पोर्ट्स। ओके। कि कॉलेज में जाके स्कूल की लड़ाइयों के फैसले तो नहीं आप करवाती थी कि नहीं ये गलत है ये ठीक है? नहीं, वैसे मुझे बचपन में जो मेरी फ्रेंड्स हैं और जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहन भाई, वो मुझे चौधरी साहब कहा। बस ठीक हो गया, ये आपने अपना फिर डेजिग्नेशन जो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं चाहूँगी अपना जर्नी जो है आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि जो क्रिकेट एम्पायरिंग या इंटरनेशनल एम्पायरिंग के तौर पे आपने अब एम्पायर के तौर पे खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये जर्नी शुरू कहाँ से और चैलेंजेस आपको क्या रहे? क्योंकि हमने वही बात की कि बहुत सारी खवातीन इस तरफ आने का सोचती भी नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आएंगे तो चैलेंजेस भी तो होंगे। जी बिल्कुल उर्मिला, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कॉलेज टाइम में आके पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होती थी और सिर्फ खेल 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 खेल। और कॉलेज टाइम में आके बताया ना, हिडन क्वालिटीज़, छुपी सलाहियतें थी, वो बाहर निकली और मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आती हूँ या खेलने के लिए आती हूँ। अच्छा। और बास्केटबॉल के कोर्ट से निकले वॉलीबॉल के कोर्ट में, वॉलीबॉल के कोर्ट से निकले हॉकी के ग्राउंड में चले गए। खेलने जाती थी, कभी कभी पढ़ भी लेती थी, डांट और अक्सर टीचर्स को पता ही नहीं था कि ये हमारी स्टूडेंट भी है। और यूं ही खेलते खेलते इंटर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, HEC लेवल, प्रोविजनल लेवल और इस तरह से पाकिस्तान लेवल तक मैं खेली। और मैंने जैसे मेजर गेम जो थी मेरी हॉकी थी। अच्छा। और लेकिन उसके और साथ हॉकी किस सतह तक खेली आप? हॉकी मैंने नेशनल लेवल तक खेली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान रेलवेज को मैं रिप्रेजेंट करती थी, काफ़ी अर्सा करती रही। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स साइंस में उसी से रिलेटेड मैंने अपनी डिग्री की स्पोर्ट्स साइंस में। और यूँ ही डिग्री कंप्लीट की, साथ ही मुझे जॉब मिल गई। तो पहले खेलती रही, फिर खिलाती रही। और ये डिग्री आपने कहाँ से की? पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर 2005 में मेन टीम तो PCB के अंडर थी, लेकिन वुमेन टीम जो थी वो PCB नहीं ओन करता था। लेकिन 2005 में जब PCB ने वुमेन विंग को अपने अंडर अम्ब्रेला लिया, तो उसके साथ ही इन्होंने एम्पायरिंग कोर्स और कोचिंग कोर्स शुरू करवाया। तो वो एम्पायरिंग कोर्स मैंने, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अभी भी, जैसे अभी उर्मिला ने बताया कि मैं अभी भी अपनी PhD स्पोर्ट्स साइंसेस को परसू कर रही हूँ। मैंने अपना तालीम का सफ़र जो है वो स्टॉप नहीं किया। जो भी रिफ्रेशर कोर्स, जो भी कोर्सेज, एम्पायरिंग कोचिंग कोर्सेज होते थे ऑफ एंड ऑन, जो भी फेडरेशन करवाती थी उन्हें मैं करती थी। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि एक टू बी अ गुड एम्पायर क्या ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक खातून के लिए, बीइंग अ खातून एम्पायर, फीमेल एम्पायर,
या ओवरऑल बाहर तो मेल फीमेल नहीं होता, उसने फैसले एक से करने होते हैं, रूल्स भी तकरीबन सेम ही आई बिलीव क्रिकेट के। तो क्या ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें कौन सी हैं इसके लिए? बेसिक चीज़ें तो पहले है लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप, ठीक है, जो खेल के कवानीन प्लेइंग कंडीशन है, क्योंकि जब आपके सामने एक बॉल हो रहा है और बॉल हुआ और साथ ही अपील हो गई, तो आप बॉक्स में नहीं जाएंगे या आप नहीं देखेंगे, आपको तो देन एंड देयर वहीं पे विद इन अ नैनो सेकेंड आपने डिसीजन देना है कि बॉलर ने तो बॉल फेंक दिया, वो उसके लेग गार्ड पे लगी, उसके बैट पे लगी, हाथ पे लगी, सर पे लगी, या कैच आउट हुआ, वटेवर कुछ भी हुआ, उसने तो अपील कर दी, उस अपील का जवाब आपने देना है। वो आपको प्लेइंग कंडीशन के लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप होगी तो फिर और सबसे बड़ी बात ये है कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और फिजिकल फिटनेस, कॉन्फिडेंस और लॉ के ऊपर ग्रिप आपकी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे मुझे लगता है एम्पायर जब हम देखते हैं, मेल एम्पायर्स की मैं इनकी बात कर रही हूँ, जब वो टीवी पे होते हैं हम उनको देखते हैं, मुख्तलिफ फ़नी वाक़यात होते हैं, कभी कोई बॉल, कोई ऐसी चीज़, आपके साथ आपके करियर में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ कोई हैपनिंग हुई हो? बैट्समैन से ज़्यादा तेज भागना पड़ जाता है एम्पायर को, तो इस हवाले से बताएं। हाँ जी, कई मरतबा बॉल लगा इसी तरह, क्योंकि बॉल इतनी स्पीड के साथ जाता है और बैट्समैन भी उसको उसी स्पीड से खेलती है या खेलता है, तो कई दफ़ा बॉल लग चुका हुआ है और काफ़ी मरतबा इंजरीज भी हुई। कोशिश तो हमारी होती है कि फौरी तौर पे हम साइड पे, लेकिन साइड पे होते होते भी बॉल इतना तेज, क्योंकि सामने तो हम लोग खड़े होते हैं, तो अक्सर बॉल हिट कर जाता है। रिसेंटली आप लेजेंड्स लीग में गई, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम थे, वहाँ पे शोएब अख्तर भी थे, वहाँ पे भारतीय बहुत बड़े प्लेयर्स थे, ब्रेटली भी थे आई बिलीव। मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया के जो अपने अपने दौर के लेजेंड्स थे, वो थे। They were there. How was the experience? कैसा रहा और टफ कितना था? Were they as fast as before? उतना ही तेज चल रहे थे शोएब अख्तर एंड ऑल, या फिर कुछ डिफरेंट महसूस हुआ आपको? एक्सपीरियंस तो इमरान बहुत अच्छा रहा, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और अगर आप कहें कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाएगा। जो मेरी फीलिंग्स थी और जो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस, मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं, लेकिन जितना मैंने ये 14-15 दिन में एक्सपीरियंस गेन किया है और जितना ऑनर फील किया है इस फील्ड में आके, वो मैंने सारी ज़िंदगी हमारे भी ऑनर है, बिकॉज़ आपने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी ख़वातीन कुछ भी कहीं भी कर सकती हैं। आप क्रिकेट ग्राउंड में खड़ी थी और फर्स्ट वन जो मैच था लीग का, वो ऑन फील्ड मैंने किया, वो यहाँ पे जाने से पहले और मैच से पहले मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कि इतने लेजेंड्स में मुझे खड़े होना है और मुझे उनको नॉट आउट देना है, तो क्या होगा। और फिर DRS मेथड भी था जिसके ऊपर हम रिव्यू लेते हैं, प्लेयर भी रिव्यू लेती हैं, अंपायर भी रिव्यू ले लेते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा टेंशन थी कि अब क्या होगा। ये सारी दुनिया में जा रहा है। नॉर्मली यहाँ पे जो मैचेस होते हैं वो विद इन पाकिस्तान होते हैं, जो हमारे लाइव मैचेस जाती हैं, लेकिन ये सारी दुनिया में जाना था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेजेंड्स वाकई ही लेजेंड्स हैं। They are legends for a reason. आप यकीन करें कि इमरान बॉल जब कहीं इधर उधर होता था तो आके वो बॉल पकड़ा के हाथ में जाते थे और साथ कहते थे मैडम बॉल, मतलब ये बड़ी रिस्पेक्ट देते थे कि हालांकि वो खुद, मैं तो कुछ भी नहीं थी उनके आगे, अगर मैं देखूं तो कुछ भी नहीं थी। मेरा सवाल अगला भी इससे रिलेटेड है कि बहुत सारी खवातीन चूंकि इस फील्ड को ऑप्ट नहीं करती हैं, क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि खवातीन ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेलने को प्रेफर करती हैं, और चूंकि पूरी दुनिया में आपने खुद कहा कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो प्लेयर्स देते हैं, लेकिन स्टिल ऑप्ट ना करने की रीज़न क्या है? और जो खवातीन इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से वो इंटरनेशनल एम्पायरिंग हो या एम्पायरिंग की फील्ड में आ सकती हैं? असल में जो वुमेन अंपायर्स हैं, आप हॉकी में ले लें और भी स्पोर्ट्स में ले लें, वो किसी भी फील्ड में एज सच नहीं हैं, लेकिन उनका कैरियर इतना नहीं है कि वो, क्योंकि ये होते हैं सीजनल मैचेस हुए, आपको मैच मिला एंड दैट्स ऑल। अब जैसे मैं एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स काम कर रही हूँ, तो जब मैचेस होते हैं तो उस वक़्त हमें ये मैच ऑफिशिएट करने होते हैं। साल में 10 मिल जाएं, 20 मिल जाएं, इट्स डिपेंड ऑन कि कितने फ्रीक्वेंट मैचेस हो रहे हैं। अब इससे ब्रेड एंड बटर
हमारा किचन जो है ना वो नहीं चलता। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई परमानेंट जॉब करनी पड़ती है। फिर उसमें ये होता है कि जो फीमेल होती हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर वो छोड़ जाती हैं कि ये हमारे पास टाइम कम है। मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, जो मुख्तलिफ क्रिकेटिंग साइंस होते हैं बीइंग अंपायर, कुछ बड़े फनी अंपायर्स भी होते हैं, जैसे आई रिमेंबर स्टीव बकनर होते थे आई बिलीव, जो बड़े उनके फनी साइंस होते। तो कुछ साइंस हमें आप अगर करके जो फेमस हैं वो जरा दिखा दें और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। इसमें जो लेजेंड, आपका फेवरेट कौन सा है वैसे, जो अंपायर अपील आउट भी देना है, चौका भी देना है, छक्का भी देना है, थर्ड अंपायर, आपका फेवरेट कौन सा है? बाउंड्री जो है वो ज़्यादा फेवरेट मेरा सिग्नल है। लेकिन ये है कि जो सिग्नल्स हैं वो जो भी सिग्नल दिया जाए, यहाँ पे जो भरमार थी सिग्नल्स की वो बाउंड्रीज की थी और सेक्स की थी। इतने मैंने जिंदगी में कभी इतने सेक्स और बाउंड्रीज के सिग्नल नहीं दिए कि जो बॉल आता था बाउंड्री से बॉल, जो बॉल आता था बाउंड्री से बाहर। तो यहाँ पे ये दो सिग्नल जो है ना बड़े फ्रीक्वेंट। थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा लगा। इट वाज एन ऑनर कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी। आपसे हमारी इंटरेक्शन बातचीत बहुत मज़ा आया। हमारे साथ जी हुमैरा फरा मौजूद थी, इंटरनेशनल एम्पायर है और इन्होंने पाकिस्तान को एज एन इंटरनेशनल एम्पायर रिप्रेजेंट किया है ओमान के अंदर, लेजेंड्स लीग के अंदर। हमने उनसे बात की, बहुत मजा आया। बहुत सारी खवातीन ऑप्ट करना चाहती हैं शोबे को, तो आप आए इसमें। ये भी एक करियर है, इस सारे इंटरेक्शन के बाद ये भी एक करियर है, इसको भी आप अपना सकते हैं अगर आप मैच रेफरी बन जाइए, एम्पायर बन जाइए, लेकिन ऑब्वियसली पूरी स्टडीज वगैरह करने के बाद। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। हमने आपसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की मुलाकात करवाई और अब हम आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में लेके जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी माशाल्लाह किसी भी फील्ड में कहीं कम नहीं है। जहाँ भी कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमें एक ऐसे इंजीनियर ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने दुनिया का बेहतरीन सोलर सेल बनाया है, जो तवाराई के उसूल के लिए एक कदम आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाई हैं, ये खुदकार तरीके से भी काम करती हैं और सोलर टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी काम करती हैं। और ख़ास तौर पे इनकी जो अचीवमेंट है वो इन सोलर सेल्स की अचीवमेंट की जो एफिशिएंसी है उसके हवाले से है, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि चाइनीज़ इंजीनियर का था 13.5%, उसको इन्होंने अपने सोलर सेल की जदीद टेक्नोलॉजी की क्रिएशन के बाद 14.4% से तोड़ा। और ओवरऑल जो एक रिकॉर्ड था इसी हवाले से किसी का 19% का, वो इन्होंने 23% मजीद बेहतर एफिशिएंसी के साथ ब्रेक किया और कोरिया के अंदर भी काम कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त यासिर सिद्दीक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पुरफखर अंदाज पूछेंगे कि उन्होंने ये कैसे कर लिया। सो यासिर, यासिर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कांग्रेचुलेशंस। इतना ज़बरदस्त आपने काम किया है। थोड़ा सा जाएंगे आप, हमने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बेहतर अंदाज में हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आपका अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप मेरे काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं सोलर सेल की जो मटेरियल बेस्ड होती हैं। और सोलर सेल सिंपली इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि लाइट आके सोलर सेल के ऊपर फॉल डाउन करती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस सिलसिले के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारी रिसर्च जो है, इमर्जिंग रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। तो मैं चूँकि यहाँ PhD स्टूडेंट हूँ साउथ कोरिया के अंदर, तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो था कि मैंने सोल्यूशन प्रोसेस्ड कॉपर इंडियम सल्फोसेलेनाइड सोलर सेल बनाने थे। ठीक है, तो उस चीज के, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एफिशिएंसीज थी वो चाइनीज साइंटिस्ट की थी, उनकी कोलैबोरेशन थी अमेरिकन साइंटिस्ट और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के साथ। उसके उन्होंने ऑल्दो 13.5% सर्टिफाइड एफिशिएंसी अचीव की, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यूज कर रहे थे अपनी सोलर सेल डिवाइस बनाने के लिए, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट यूज कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसी डिवाइस को अगर आप कमर्शलाइज करना चाहें तो उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप कमर्शियल लेवल पर किसी चीज को बनाते हैं तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूज करें। ठीक है, तो उस सिलसिले में मेरी जो रिसर्च थी उसका फोकस था कि ना सिर्फ के एफिशिएंसी इनसे ज्यादा बेटर निकाली जाए, बल्कि हम ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि नॉर्मल जो एयर कंडीशंस हैं कहीं पे भी उसको बनाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जो रिसर्च इसके ऊपर की और
उनका रिकॉर्ड 13.5% का ब्रेक किया और हमने 14.4% सर्टिफाइड एफिशिएंसी इन एयर अचीव की। तो एक तो ये हमारी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने इस डिवाइस को एक दूसरा जो पेरोस्काइट सोलर सेल है उसके साथ इसको मर्ज करके टेंडम सोलर सेल बनाया। ठीक है, ठीक है। यासर, इसकी फिर एफिशिएंसी तो आपने इंप्रूव कर ली, तो क्या कॉस्ट डिक्रीज कर दिया आपने इस तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से उसको निकाल के? और अगर ये दोनों काम आपने कर लिए तो ये ड्यूअल साइड एक इसकी एफिकेसी है जिसके अंदर इजाफा हुआ, ये कैसे फिर किया आपने? टेक्निकली तो शायद हम ना समझ पाए बिकॉज मेरा तो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन देखने वाले शायद समझ जाए। और दूसरा ये कि अब ये जब इसको आपने कॉस्ट एफिशिएंट भी किया है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अब इसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसके बाद, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सिलसिले में असल में मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन ये है कि इस हवाले से अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि ना सिर्फ कि हमने उनको इस रिसर्च के अंदर जो हमारी एक रिनाउंड जर्नल जो है वर्ल्ड का रिनाउंड जर्नल है एनर्जी एनवायरमेंटल साइंस, उसमें ये पब्लिश भी हुई है हमारी रिसर्च जो है, तो उसमें हमने ये बताया है कि आप कि सिर्फ सोलर सेल डिवाइस हाई एफिशिएंसी अगर आप एयर के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होगा, किस तरह से आप हाई एफिशिएंसी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स नॉट, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूं हम जरा आपकी मौजूदगी से ज्यादा फायदा उठा लें। पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसके ऊपर पिछले कोई आज से 3-4 साल पहले तो बड़ी धूम थी इसकी, पिछले 2-3 साल में इसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, हुकूमत की शायद तरजीह में नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जी चाहे वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तानी हैं और आप साउथ कोरिया में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आपकी सलाहियतें ज़रूर बुरुएकार लाई जानी चाहिए। क्या हो सकता है, कुछ तफवीज़ करेंगे? और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि इस हवाले से रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या फ़वाइद हो सकते हैं आपकी रिसर्च से? जी, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च है वो बहुत कम, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत कम रिसर्च की जा रही है। तो वो इसके ऊपर ऑब्वियसली ये एक पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है बिकॉज इसका बैकग्राउंड ये होता है कि साउथ कोरिया के अंदर इस वक्त उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है कि हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को 7% से बढ़ाकर फ्रॉम 2020 30% तक ले जाएंगे इन 2030 तक। तो ये इसके लिए ये एक पॉलिसी मैटर है जिसके फिर जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए बाकायदा फंडिंग करती है। तो यासर, पाकिस्तान में ये किस हद तक डुएबल है? रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको बुरुए कार लाना पॉलिसी की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन डुएबल किस हद तक है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए नीड तो हमारी बहुत ज़्यादा है, नीड्स तो हमारी बहुत ही ज़्यादा है एनर्जी को लेकर, हम दुनिया का 6वां-7वां बड़ा मुल्क हैं। जी, तो बिल्कुल ये आप सही बात कर रहे हैं कि हमारी नीड्स ज़्यादा हैं और इसके ऊपर अगेन मैं वही एम्फसाइज करूंगा कि एज अगर आप पॉलिसी की भी बात करें या अगर आप बात करें अब हमारी रिसर्च के हवाले से, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम सोलर की रिसर्च के ऊपर तवज्जो दें और ऑब्वियसली अगर सारी दुनिया कर रही है तो इट इज डूएबल, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, मैं अगर बाहर जाके काम करता हूं और मैं बहुत सारे दूसरे पाकिस्तानियों को भी जानता हूं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सारे अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें अपने कंट्री के अंदर तो हम ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा एफर्ट करेंगे और आउटपुट देने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स लाएंगे। ठीक है, अभी ये जो आपकी रिसर्च जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जिसमें आपने जो पहले एफिशिएंसी लेवल था उसको आपने चेज किया है और न्यू रिकॉर्ड यू हैव मेड, ओवरऑल इस फील्ड को इसका क्या फ़ायदा होगा? और ख़ास तौर पे जो एनर्जी कंजम्पशन है या रिन्यूएबल एनर्जी है, इस फील्ड के लिए कितनी प्रोडक्टिव रिसर्च है, इसका क्या फ़ायदा होगा ओवरऑल, ये भी हमें बताइए। जी, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फिर अगेन मैं आपको कहूंगा कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का इशू चल रहा है, हर
और ग्लोबल वार्मिंग को मीट करने के लिए सबसे इसको कम्बैट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे तवज्जो दें। बिल्कुल। तो उस अगर फिर फर्दर मैं इसी तरफ चलूं, वैसे यासिर कटेंगे थोड़ा सा आपकी कथा कलामी की माजूद, क्या हमारी तवज्जो है, आप पाकिस्तानी हैं, आप देखते रहते होंगे, आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे इस हवाले से, हमारी पॉलिसी लेवल पे, हुकूमत लेवल पे इस तरफ तवज्जो है हमारी, या जितनी होनी चाहिए उतनी है आपके ख्याल में? अनफॉर्चुनेटली हमारी इस फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्च है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर मैं डेवलप्ड नेशंस या अदर डेवलपिंग नेशंस को भी देखूं तो पाकिस्तान के अंदर ये रिसर्च तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर इस वक्त की जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच यासिर, बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। और ऑब्वियसली आपका रिसर्च, आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है और अगर इसको पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा हो सकता है। या दीक हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं ये एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है खुशी की, और खुशी हमारे सेट पर आती है और वीकेंड पे खा खा के फिट होने और अब आप फिट होंगे, एक्सरसाइज आपको बताएंगी खुशी। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। आज मैं फुल बॉडी वर्कआउट करवाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ मैट की ज़रूरत है और यू कैन यूज़ अ रग। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज इज क्रॉल विद जंप्स। सो गाइस, आपका हाथ जो है फ्लोर पे जाएगा एंड आपने प्लैंक पोजीशन में जाना है एंड गो बैक एंड जंप फॉरवर्ड एंड देन टर्न अराउंड, crawl back and jump forward. This is the first exercise. Guys, second exercise is burpee over the mat. So we go down, do a burpee and jump to the other side. Go down, do a burpee and jump to the other side. So guys, third exercise is skater jumps. Jump to the side, right leg back, jump to left side, left leg back. Right and then left and on the right, left leg go back. So guys, last exercise is on the floor. आपने plank position में आना है, plank walk के साथ plank jacks करने हैं, जो step and jump in and out, step and jump in and out, step on the right is in and out and step in and out. So guys, these are the 4 exercises we're going to practice at home. 4 minutes, 45 seconds on, 15 seconds off, 3 to 4 rounds. थैंक यू वेरी मच खुशी, आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज बता दी। सॉरी मैं आपको जल्दी आई विश वैसे इतनी करनी हो जितनी खुशी करती है। 1 मिनट की मैं रोज करूँ ज़्यादा करना पड़ती है। 1 मिनट से कुछ नहीं होता, आप ज़्यादा कीजिएगा। लेकिन खुशी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अच्छा जी, व्हाट नेक्स्ट वी हैव, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा तो चलता ही रहता है हमारा, उस पर हमने बात करनी है। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी, अच्छा PSL पे भी, लेकिन पहले ज़रा ये मैं बता दूँ, ये उस्मान मुख्तार हमारे एक एक्टर हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं और मैं जितना उस्मान को जानता हूँ, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन्होंने इनकी तस्वीर थी किसी ड्रामा, किसी शूट से उठाई गई जिसमें इनका नाम कैप्टन दानियाल था और भारतीय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसको रिपोर्ट किया एज SSG कमांडर कैप्टन दानियाल, और उन्होंने कहा जी ये पंजगूर के अंदर शहीद कर दिए गए हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए, और उन्होंने इनको शहीद कर दिया। देन व्हाट ही डिड, ही ट्वीटेड बैक एंड सेड भाई मैं जिंदा हूं। मतलब इंडियन मीडिया कुछ भी, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मतलब वही पहले रिसर्च तो कर लो जिसकी तस्वीर, अगर भारतीय मीडिया कबूतर से पाकिस्तानी सरहदों पे जासूसी करवा सकता है तो कुछ भी 22वें साल के अंदर 21वीं सदी के उस मुल्क के हवाले से जिसके पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स मौजूद हैं, तो इंडियन मीडिया कुछ भी कर सकता है। वी डोंट नीड कबूतर फॉर गॉड सेक, जासूसी के लिए भी है इनफ टू डू। हमारी एजेंसीज इस काबिल हैं कि आपकी जासूसी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, की जरूरत नहीं है। और जब चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क के अंदर जाके आपको मार सकते हैं। सो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे उस्मान का जेस्चर बड़ा अच्छा लगा। उस्मान, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया, वरना मैं वाकई परेशान हो गया था कि हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट को कुछ हो तो नहीं और हमें पता ही नहीं चला। सो थैंक यू फॉर द ट्वीट एंड अच्छा रिस्पांस दिया। चलिए जनाब, इस ट्वीट के हवाले से हमने बात की, जाते जाते अब चूंकि शो का वक्त खत्म हो रहा है, PSL के हवाले से आज कराची में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी मैच खेला जाएगा। बाकी मैचेस अब चूंकि लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस मैच के हवाले से ऑब्वियसली कराची आए ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम जाए जितने जा सकते हैं, और इस मैच में भरपूर इजहार यकजहती दिखाएंगे। इजहार यकजहती क्या मतलब? अपनी टीम उनकी हार गई है कराची वालों की, और शायद के साथ कुछ बहुत अच्छा कराची वीकेंड चली, लेकिन हम बीइंग लाहौर विल ट्राई कि आपकी टीम को ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो कुछ जीत सके, क्योंकि बाबर का होम ग्राउंड है कजाफी स्टेडियम लाहौर। सो देखते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स इन सेकंड लेग, वी विल कीप शोइंग यू, और हम बात भी करते रहेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।